हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज शिवम ठाकुर। आई टीच लीगल इन टीसीआर द कोर्ट रूम। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता इसलिए बता दिया। कम टू द पॉइंट। बच्चा, हम लोग लीगल स्टडीज का जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, हम बेटा क्लास 12th का सिलेबस कवर कर रहे थे। बट बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोग क्लास 11th में जहां से लॉ स्टार्ट हो रहा है आप वही कवर नहीं कर रहे हो, उसको भी कवर करिए। दैट्स वाई हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी जो आपकी लीगल स्टडीज की बुक है उसको भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है। सो बच्चा, जो हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं वो बच्चा हम सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। क्यों कवर करने वाले हैं ये चीज? तो एक बात समझिए बेटा, हमें किसी भी चीज को पढ़ने या समझने से पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। पता होना चाहिए कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूं। अगर मैं आगे जाकर के आपसे बोलूं इक्वालिटी के बारे में, अगर आगे जाके मैं आपसे बात करूं सेक्युलरिज्म के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर वर्ड यूज कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, इसका मतलब क्या है। ना कि आप कुछ यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर चक्कर में आप समझ जाएं कि भाई सेक्युलर का मतलब क्या होता है। नहीं, एज अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, कि कोई आपको बहका ना पाए। एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम्स, तो पता हो तुम्हें कि फ्रीडम्स होती क्या है। सुनो बच्चा, सबसे पहले जो हमारी कंट्री का बेस है, जिस पर्टिकुलर लॉ पे कंट्री के सभी लॉज गवर्न कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर लॉ को हम फादर ऑफ ऑल द लॉज बोलते हैं, हम सबसे पहले उस लॉ को पढ़ने वाले हैं। चाहे बेटा हम किसी भी लॉ की बात करें, हम बात करें बेटा एक्स वाई जी, हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, हम बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, हम बात करते हैं बेटा क्रिमिनल लॉ की, हम बात करते हैं सो एंड सो फोर्थ, पीपीए की। बेटा इंडिया में जितने भी लॉज हैं, उन सभी लॉज ने अपना प्रिंसिपल जो उनमें मेंशन्ड है, वो कहां के हैं? वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने प्रिंसिपल्स हैं, यू यू विल हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। एक बहुत प्यारी सी लाइन है, लोग बोलते हैं बच्चा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में क्या फर्क है। तो सिंपल से इसका आंसर है, इफ that particular law is not in line with the principles which are mentioned under the Constitution of India, then वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बात समझो, घर में एक पेरेंट होता है, घर में बेटा एक पर्सन होता है जो सुप्रीम माना जाता है, मे बी फादर और मे बी मदर, इट डिपेंड्स, और मे बी बोथ। सो बच्चा क्या होता है, अब जो हमारे सुप्रीम पोस्ट पे बैठे हुए घर में, बेटा अब जो वो गलत बोलते हैं हम गलत मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि घूमना फिरना गलत बात है, गलत बात है। पढ़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो वैसे ही बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है कि भाई हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें सेक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, हमें फेडरलिटी को बढ़ाना चाहिए। सो हमें बढ़ाना चाहिए। जिन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, उन चीजों को हमें मना ही रखना है। हम कभी भी उन चीजों पे लॉस नहीं बना सकते। हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए प्रिंसिपल्स को वॉयलेट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। मैंने पूछा पापा जी मुझे जाना है ट्रिप पे, पापा ने मना कर दिया, क्या मैं ट्रिप पे जा पाऊंगा? अगर ट्रिप पे गया तो मैं कूटा जाऊंगा। सो मतलब नहीं जा पाऊंगा। सो जिस चीज के लिए अलाउ किया गया है उस चीज को हमें करना है। सो हम इसीलिए सबसे पहले क्या समझने वाले हैं? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलवेज यूज द वर्ड दी, बिकॉज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हर कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है। हमारे कंट्री में जो सुप्रीम लॉ है वो दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जब बेटा हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, सो बच्चा ये चैप्टर सबसे पहले तो बात करता है आपके फंडामेंटल राइट्स की, ये बात करता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इन सभी वर्ड को हम जानने वाले हैं, बेटा परेशान मत होना। धीरे धीरे चैप्टर में ये सभी वर्ड्स आएंगे, हम अच्छे से समझेंगे। नोटबुक एंड पेन साथ में होना चाहिए। बेटा हमारे इंडिया में अब जितने भी लॉज हैं, ए टू जेड, जितने भी लॉज हैं, सभी के सभी कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब क्या है? लिखे हुए हैं बुक की फॉर्म में। एक लॉ को छोड़ के, कमेंट बॉक्स में मुझे उस लॉ का नाम बताओ।
ठीक है, चलो अब आते हैं इधर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कि बच्चा फंडामेंटल, कि भाई किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना बच्चा एक फंडामेंटल होता है। अगर ना बेटा मुझे चाय बनानी है तो सबसे पहले मुझे गैस तो जलानी ही पड़ेगी। वो फंडामेंटल चीज है, अगर मैं आग पे नहीं लेके आऊंगा तो बेटा चाय कैसे बनेगी। वैसे ही बेटा, अगर हमें किसी लॉ के बारे में बात करनी है, देन सबसे पहले इस फंडामेंटल लॉ की बात होगी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आ जाओ भाई, वही बात करने वाले हैं बेटा। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है ये हमारा। यहाँ पे क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज दी हुई हैं, डीपीएसपी दिया हुआ है, सो एंड सो फोर्थ। सॉवरेन पावर है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बेटा, मेरी मैं हमेशा ना एक टेस्ट लेता हूँ क्लास में, जब मैं क्लैट के बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। सुना, मैं हमेशा क्लास में टेस्ट लेता हूँ, मैं आपसे भी टेस्ट ले रहा हूँ। अपने मन में ना कोई 3 फंडामेंटल राइट सोच लो। सोच लिया? नाउ थिंक अबाउट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। मन में बहुत ही मुश्किल से ड्यूटीज आ रही होंगी कि बेटा सब लोग इंडिया में राइट की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता। कम टू द पॉइंट। बेटा ये आपकी डेफिनेशन है जो बच्चा आपको कहीं ना कहीं वी कैन से बच्चा आपको वो रटनी या समझनी ही पड़ेगी। बिकॉज आपको अपने 11th क्लास के एग्जामिनेशन में लिखना है। वहां पे आप डेफिनेशन को बना के नहीं लिख सकते, आपको उस डेफिनेशन को वैसे ही लिखना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स all rules which directly indirectly affect the distribution or exercise of sovereign power in the state। बच्चे बहुत सी सिंपल सी बात है। अगर ना बेटा हमें किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को रन करना है, बेटा यहाँ पे स्टेट का मतलब बेटा बहुत चीजें हैं। कंट्री भी है वो, हमारे स्टेट भी है, हमारी पुलिस भी है, हमारे सभी ऑर्गन है। अगर बच्चा रन करना है तो हमको पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इक्वल रखना पड़ेगा। मान लो हमने जो जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको इतनी पावर दे दी कि वो सप्रेस करना शुरू कर दी हमारे पीपल ऑफ इंडिया को, नहीं। उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिया हुआ है, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। वहां ये बात भी की गई है कि जो एक इंसान, जो एक सिटीजन और नॉन सिटीजन जो इंडिया में है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, उसके पास क्या क्या ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट के पास क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब समझना है हमें। चलो भाई जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बच्चा वही बातें की गई हैं। चलो भाई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात ना मेरे मन में बहुत आती है जब मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, और यू कैन से कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल्स। जब बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठते थे तो हमेशा एक ना मन में क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। ये लॉ बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। क्या अकबर के टाइम पे, क्या कलिंगा के टाइम पे, क्या चंद्रगुप्ता के टाइम पे, क्या उस टाइम पे लॉ नहीं था। क्या लोग गवर्न नहीं हो रहे थे, क्या लोग खुश नहीं थे। सो इस लॉ को बनाने की जरूरत पड़ी क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब बेटा इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि बच्चे ना हम कभी भी किसी भी बड़े काम को या किसी भी कंट्री को अगर हमें सही तरीके से रन करना है तो एक स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए। हर पर्सन के पास में इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए, हर पर्सन के पास में फ्रीडम्स होनी चाहिए, और वो लिखित होना चाहिए, उसका एक जवाब होना चाहिए कि अगर वो राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो उसके लिए कोई जवाब दे, उसके लिए कोई रेमेडी हो, कोई उसका उपचार हो। अगर उसके ड्यूटीज हैं वो ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ तो हमारे इन्फोर्सबिलिटी हो, कुछ तो बाउंडेशंस हो, कुछ तो होना चाहिए ना। वरना तो बच्चा हर आदमी अपने तरीके से काम करे। लेट्स टेक एग्जांपल, लॉ ना बना होता, चोर चोरी करते जा रहा है, अच्छा आदमी अच्छाई करते हुए जा रहा है, करप्ट पर्सन करप्शन करते हुए जा रहा है। मैं विजय माल्या की बात नहीं कर रहा। सो वैसे बच्चा क्या है कि सब अपना अपना कर रहे हैं, नहीं। एक कंट्री को, एक फैमिली को बेटा चलाने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे ही बेटा उस फैमिली को अगर आप कंट्री के रूप में देखोगे तो उस कंट्री को भी चलाने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए।
और बेटा वही सिद्धांत कहाँ दिए हुए हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं। चलो भाई, हमने क्या बोला? बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज गवर्न बाय द ब्रिटिश क्राउन, हम सब जानते हैं। ब्रिटिशर्स 1600 टू 1947। और जानते हो बेटा 1046, सॉरी, ये हमें बेटा आजादी देने वाले थे 48 के आसपास, बट इन्होंने पहले क्यों दे दी? बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड सो एंड सो फोर्थ। बहुत चीजें ऐसी हुई थी बच्चा, जिसकी वजह से हमें आजादी पहले मिल गई। हमारा कंसर्न अभी वो टॉपिक है नहीं, इसलिए हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, ठीक है? थ्रू वेरियस लॉज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बेटा जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, इंडियन काउंसिल एक्ट की, सो एंड सो फोर्थ, ये भी जो अपने एक्ट हैं, ये बच्चा उस टाइम पे आ रहे थे जब बच्चा हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। ये तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन सब लोग जा रहे होंगे, सबका मूड किया चलो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। उसके पीछे कोई आइडिया आया होगा, किसी ने वो आइडिया दिया होगा। तो बच्चा बच्चा एक क्वेश्चन बनता है कि हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन वो आइडिया लेकर के आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए? सो बच्चा उसका आंसर है M N रॉय। M N रॉय ने दिया भाई ये आइडिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, सब लोग बैठ के लॉ बनाएंगे, अच्छे तरीके से लॉ बनना चाहिए। ये नहीं कि गली कुछ से किसी को पकड़ लाए कि चल भाई लॉ बनाते हैं। दिस इज नॉट द वे। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा किसने? हु हैज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो पहली कॉपी थी किसने लिखी थी? प्लीज डोंट आंसर ना, भीमराव अम्बेडकर सो सो फोर्थ। वो तो बड़े चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। सो बच्चा प्रेम बिहारी रैजादा। ये बच्चा आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपके क्लैट एग्जामिनेशन में, लॉ के एग्जामिनेशन में काम आएंगे। बिकॉज करेंटली यू आर क्लास 11 राइट नाउ, बट ना बच्चा TCR is famous for the CLAT examination, as I told you earlier. We produced AIR 1 in AILET this year. So बच्चा हम जो क्लास 11 का पढ़ेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि अपनी क्लैट की प्रिपरेशन का भी और 11th का भी साथ साथ पढ़ते रहें, कि दोनों तैयारियां एक साथ। सो कम टू द पॉइंट, प्रेम बिहारी रैजादा। जब बेटा हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा किसने है, उसकी कैलिग्राफी किसने की है, सो प्रेम बिहारी रैजादा। नाउ कम टू द पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। बच्चा इस पॉइंट को याद रखिएगा, कब बनी थी? 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब देखो ना बच्चा, यहां पे दो डेट्स दी हुई है। पहली क्या बोला गया कि भाई अडॉप्टेड, और दूसरा वर्ड क्या यूज है? इनेक्टेड या पास्ट। देखो ना अच्छा, एडॉप्टेड मतलब एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, कि इसका मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क बना था, वो जो बुक बनी थी, सबने हाँ बोल दी कि हाँ भाई यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा। वो कब हुआ था? किस दिन ये सब लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। बट बच्चा ये हम पे लागू कब हो गया, हम पे अप्लाई कब हो गया? एक तो था लॉ का बनना, लॉ बन तो गया कब? 26 नवंबर 1949। बट वो हम पे अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों? बिकॉज हम साथ साथ में किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्लैट एग्जामिनेशन की भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब उस दिन बन गया था, उसने अप्लाई करे थे, दिक्कत क्या थी? बच्चा यहां पे हमारे माइंड में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1929, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम 1930, 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बच्चा उस बात को ही ध्यान में रखते हुए, उस स्टोरी को ही, उस सिनेरियो को ही ध्यान में रखते हुए ये डेट फिक्स हुई थी। सो अगर कोई आपसे पूछता है, तो बच्चा आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए। और बेटा 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में रखते रहना, ठीक है? चलो भाई।
बस जो बातें अमेंडमेंट की हो रही है, हम आगे बात करेंगे, हमें समझेंगे अमेंडमेंट होता क्या है, फिर हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। हाँ जी भाई, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको लेके बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरे अंदर और कहीं ना कहीं अदर जो लोग इसको पढ़ा रहे हैं उनके अंदर। बट मे बी की पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट तो है। चलिए अभी मालूम पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। भाई कहां कहां से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तो बच्चा एक बुक बनी है, तो बेटा हमने उस बुक में कहां से क्या क्या लिया हुआ है, तो बच्चा हमने मैक्सिमम पार्ट लिया हुआ है। अराउंड 70% जो पार्ट है बेटा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, अराउंड 70%। फिर हम बात करते हैं सेकंड चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। ये बात ही बेटा मुझे गलत लगती है, और प्लीज आप ना अपने 11th क्लास के आंसर में इसको जस्टिफाई भी करना। बेटा आप बताइए, लोग बोलते हैं कि भाई हमने फंडामेंटल राइट यूएस से लिया, या हमने स्वयं सो थिंग्स हमें यहां यहां इन कंट्रीज से ली हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि यूएस जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट की मार चल रही है, यूएस जहां पे एक फेडरल स्टेट है, यूएस जहां की इकोनॉमी अलग है, उनका डेवलपमेंट अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, बेटा उनके लॉज हमारे ऊपर कैसे अप्लाई हो जाएंगे? दे आर सेइंग कि हमने भी क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट यूएस से लिया है। कैसे पॉसिबल है? बेटा आपके घर के रूल के डायरेक्टली मेरे ऊपर अप्लाई हो सकते हैं? द आंसर इज नो। मैं बेटा मॉर्निंग में 10 AM पे उठता हूं, आपके घर में रूल बना हुआ है कि भाई 5 AM पे उठना है। सो बच्चा क्या आपके घर के रूल डायरेक्टली मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे? द आंसर इज नो। ये रूल कब अप्लाई हो सकते हैं? जब मैं ऑलरेडी 5 AM पे उठ रहा हूं, आपके घर में रूल्स हो कि मैं 5 AM पे उठना है, नाउ दे कैन अप्लाई। सो बच्चा एक बात समझो, हमने बोला भाई इक्वेलिटी की बात करते हैं, तो क्या 1946 से पहले हमारे इंडिया में इक्वेलिटी नहीं थी क्या? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, गार्गी, बेगम हजरत महल, हम कितनों की बात करें? हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, राइट टू रिलीजन की बात करते हैं। क्या बेटा जब यूएस ने बताया कि राइट टू रिलीजन होगा तभी हमने दिया? क्या उससे पहले सब लोग 1946 से पहले सब लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के मुंह धुल के निकाली तलवार घूम गए? इज इट अ वे? नहीं। बेटा जो चीज हमने अदर कंट्रीज से ली है, उसकी स्प्रिट हमारे अंदर पहले से थी। हमने सिर्फ एक लेजिस्लेटिव लैंग्वेज ली है, हमने वो पार्ट नहीं लिया है। वी हैव जस्ट टेकन द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, जो बेटा वो जिन वर्ड से उस आर्टिकल को सजाया गया है, हमने सिर्फ वो वर्ड्स लिए हैं। जो उनकी स्पिरिट है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो ऑलरेडी इनहेरिट थे इंडियन सोसाइटी में। अगर वो इनहेरिट ना होते, अगर पहले से शिवम 5 बजे ना उठ रहे होते, तो बेटा वो रूल तो अप्लाई हो ही नहीं पाता। सो प्लीज कभी भी ये मत बोलना कि हमने फंडामेंटल राइट यूएस से लिया, नहीं। हमने लैंग्वेज ऑफ द फंडामेंटल राइट यूएस से ली है। जो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज है हमने वो अदर कंट्री से ली है, ना कि हमने वो आर्टिकल्स लिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट मेक सेंस? अगर भाई सेंस बना रही है तो लिख दो भाई पेप्सी। ठीक है, कम टू द पॉइंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बच्चा जो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसा बनना चाहिए, बेटा हमने वहां से भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को उठाया हुआ है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को इनहेरिट किया हुआ है। प्रिंसिपल्स क्या है अभी बेटा आगे हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, हम समझ जाएंगे। ठीक है, अरे भाई साहब प्रियम्बल अभी है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेटा जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं बच्चा, तो ना एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ? कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ, पर्पस क्या है लॉ का, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं इक्वलिटी पर्पस है, ये पर्पस है, नहीं। हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है कि वो पर्पस क्या है। आज बेटा हम प्रियम्बल को वैसे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बेटा हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, बिकॉज क्लैट एग्जाम में ध्यान में रखना है। बेटा प्रियम्बल में पहले ओरिजिनली देयर वर 81 वर्ड्स, प्रियम्बल में पहले 81 वर्ड्स थे। बट ना बच्चा लॉ किससे बनता है? सोसाइटी से।
सोसाइटी चेंज होती रहती है, हम लॉ में अमेंडमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो बच्चा क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने बच्चा 4 वर्ड्स और ऐड किए। कितने किए भाई, 4 वर्ड्स और ऐड किए। वो 4 वर्ड्स कौन से थे बच्चा, पहला बच्चा सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर बच्चा आपका आएगा एंड और इंटीग्रिटी। 1 2 3 एंड 4। नाउ बेटा कितने वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, 85। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं प्रियम्बल पे, ये याद भी कर लेते हैं, ठीक, पढ़ते पढ़ते साथ में। चलो भाई प्रियम्बल को याद करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved and constitute India into। सो बच्चे ना इसको हम याद करेंगे फेज के अकॉर्डिंग। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, बेटा पहला फ्रेज अपने उसमें कॉपी में लिख लो। हम इंडिया के लोग, वी आर solemnly resolved, हमने रिजॉल्व किया है, एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम इंडिया को कैसा बना रहे हैं। तो बच्चा पहला फ्रेज, हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कैसा कर रहे हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, जो कि पेन कलर चेंज कर दूं मैं, चलिए रखता हूं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हमने कहा हम इंडिया के लोग इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हम ऐसा बना रहे हैं। पहली बात तो ये सामने आई। क्या याद हुआ हमें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved and constitute India into, इंडिया को कैसा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। और फिर क्या कर रहे हैं भाई, हमने अब कंट्री को ऐसा बना दिया, अब जो यहां लोग रहते हैं उनको हम सिक्योर कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड फ्रेज, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या सिक्योर कर रहे हैं हम, जो यहां के सिटीजन हैं उनको सिक्योर कैसे कर रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी। जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। पहले क्या किया बच्चा, हमने कंट्री को बनाया, एक ऐसी कंट्री जो सॉवरेन है, जो सोशलिस्ट है, जो सेकुलर है, जो डेमोक्रेटिक है, जो रिपब्लिक है। फिर यहां के सिटीजन्स को हमने सिक्योर किया, कैसे, उनको बेटा क्या प्रोवाइड करके, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वेलिटी। हमने यहां के जो सिटीजन है उनको सिक्योर कर लिया बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। और इन सबसे क्या होता है बच्चा, टू प्रमोट अमंग देम ऑल, थर्ड फ्रेज, टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट, फ्रेटर्निटी। मतलब बच्चा इंडिया को ऐसा बनाने का, यहां के लोगों को ये जस्टिस प्रोवाइड करने का, लिबर्टी प्रोवाइड करने का, इक्वेलिटी प्रोवाइड करने का, इन सबका पर्पस क्या है, टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। सो आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ, सो हमारे प्रिंसिपल्स में ही दिया हुआ, हमारे प्रेम्बल में ही दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रमोट द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, फीलिंग ऑफ वननेस, भाईचारे की भावना, असोलिडेरिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आगे हम पढ़ लेते हैं, वो तो नॉर्मल चीजें हैं। यहां से बच्चा 3 फ्रेज में आपको प्रीएम्बल को याद करना है। पहला फ्रेज क्या है, इंडिया को आप कैसे बनाओगे। दूसरा फ्रेज क्या है, यहां के लोगों को कैसे सिक्योर करोगे। और ये सब करने का भाई पर्पस क्या है, उनमें क्या होगा, उनमें हम प्रमोट करेंगे क्या, फ्रेटर्निटी को, फीलिंग ऑफ वननेस को। फिर ना बच्चा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और जो हम आगे कवर करेंगे हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट का लास्ट एक क्वेश्चन आता है, सुप्रीम क्या है, क्या पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, लीगल सुप्रीमेसी कहां लाई करती है। सो बच्चा उसका भी आंसर मैं आपको आज यहीं पे देता हूं। देखो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू, बच्चा ध्यान रहे यहां से, हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है, ठीक है,
बट हमने 26 नवंबर को खुद को वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सौंप दिया कि अब मेरे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया सुप्रीम कौन है? जिसके रूल्स अप्लाई हो रहे हैं या जिसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं? जिसके रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। सो बच्चा, लीगल सुपरमेसी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। Political supremacy lies with the people of India, we can say that, but legal supremacy lies within the Constitution of India। क्यों भाई? प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि आज से हमने खुद को दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स हम पे अप्लाई होंगे। सो बच्चा, हमारे पहले पार्ट में हम यही तक पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सेकंड पार्ट में जो इसके आएगा चैप्टर है, जहां हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ड्यूटीज की, डीपीएसपी की। तो बच्चा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स धीरे धीरे इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बच्चा, जब हम बात करते हैं लॉ की, तो एक बात हमेशा समझिए बेटा कि लॉ की जब हम बात करें, सो बच्चा, लॉ को कभी भी ये मत सोचिए कि लॉ को एक ऐसी चीज है जो आपसे हटके। बेटा, लोगों ने लॉ बनाया है, लोगों के लिए लॉ बनाया है। सो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी सोच के परे है। क्या आपको नहीं पता है कि ये मेरा पेन है, अगर आप बिना पूछे पेन ले लोगे तो ये थेफ्ट होगा, वो चोरी, गलत काम है। अगर ये मेरा पेन है, आप बिना मुझसे पूछे ये पेन ले लो, गलत है कि नहीं है? गलत है ना? वही चीज लॉ ने थेफ्ट बोल दी। सो बच्चे, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, कुछ नहीं है लॉ, बस एक समझ है और एक लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज को हमें समझना है वो लैंग्वेज है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, बाय बाय।